आमतौर पर क्रिसमस प्यार, शांति और खुशी का समय होता है, जब हर कोई एक दूसरे को तोहफे बांटते हैं और साथ खाना खाते हैं। मैं झूठ नहीं कहूंगा, मैंने मॉल में सेंटा बनने की नौकरी इसलिए शुरू की थी क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। लेकिन इतने सारे बच्चों को मुस्कुराते हुए तोहफे मांगते देख मुझे इतनी खुशी होती थी जितनी मैंने कभी सोची नहीं थी। खुशी के उन पलों में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा भी कोई मिलेगा जिसे क्रिसमस पसंद ना हो। मॉल में बिताया हुआ वो दिन बाकी सभी दिनों से काफी अलग था। सेंटा को देखकर बच्चे अपने अपने पेरेंट्स को छोड़ मेरी तरफ भागकर आने लगे और उन्होंने एक लाइन बना ली। वो जितने भी खुश थे उन सब के पास पूछने के लिए एक ही सवाल था। किसी को साइकिल चाहिए थी तो किसी को वीडियो गेम कंसोल या फिर डॉल हाउस, वो सभी चीजें जो उनके पेरेंट्स इस मॉल से खरीद सकते थे। जाहिर है ऐसे भी बच्चे थे जिनकी फरमाइश काफी अजीब थी। मुझे याद है कि उस दिन एक बच्चे ने मुझसे जिंदा डायनासोर मांगा जिसे वो अपने घर के पीछे पाल सके। आमतौर पर मैं ऐसा कुछ सुनकर हंस देता था, लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान कहीं और था। जब वो बच्चा मुझसे बात कर रहा था तो मैं उस आदमी से अपनी नजर नहीं हटा सका जो मुझे कुछ फीट की दूरी पर था और बेसब्र होकर पिलर के पीछे से मुझे देख रहा था। वो आदमी बहुत ही लंबा और पतला था। उसकी आंखें बहुत ही छोटी थी, इतनी छोटी कि वो उसके बड़े से चेहरे के पीछे कहीं छुप गई थी। हालांकि यह जाहिर बात है कि उसकी आंखें थी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसे देख ही नहीं पा रहा। पहले तो मुझे लगा कि उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे और गौर से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। वो बहुत ही उतावला और बेसब्र था। लेकिन क्यों? इस आदमी को मुझसे क्या चाहिए था? सेंटा, सेंटा, क्या तुम सुन रहे हो? ओह, मुझे माफ करना मेरा बच्चे, तो और क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। मुझे एक बड़ी सी गुफा भी चाहिए जिसमें मैं डायनासोर को रख सकूं। मेरा ध्यान इतना भटका हुआ था कि मैं भूल ही गया कि मैं एक बच्चे के साथ हूँ। जब मैंने उसकी बात को सुनना खत्म किया और वापस ऊपर उठकर देखा तो पिलर के पीछे खड़ा आदमी जा चुका था। मैंने बस अपना सर उठाया और वो गायब हो चुका था। कुछ ही घंटों बाद मैंने अपनी शिफ्ट खत्म कर ली और चेंज करने जा रहा था। क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि मॉल में बने उन दरवाजों के पीछे क्या होता है जहाँ लिखा जाता है कर्मचारियों के लिए? उनके पीछे गलियारे होते हैं जो मॉल में बने सभी स्टोर्स, प्राइवेट कमरे और मेंटेनेंस एरिया को जोड़ते हैं। मैं उनमें से एक दरवाजे के अंदर घुसा और एक लॉकर कमरे में चेंज करने के लिए चला गया। मैं बैठ के और नकली सेंटा की दाढ़ी निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता किसी ने दरवाजा खोला। ये वही आदमी था जो पहले मुझे देख रहा था। ये आदमी मुझे दरवाजे के पीछे से खड़ा होकर झांकने लगा और उसी तरह देखने लगा जैसे वो मुझे पहले देख रहा था, पिलर के पीछे से। डरते डरते वो कमरे में दाखिल हुआ और उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी मुझे जुनून से देख रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह सिर्फ यहाँ काम करने वालों के लिए। क्या तुम यहाँ काम करते हो? सेंटा, क्या यही वो जगह है जहाँ तुम नॉर्थ पोल में आने से पहले रहते थे? क्या तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अब तक ये नहीं पूछा कि मुझे क्रिसमस पे क्या चाहिए? जब वो मेरे इतने पास खड़ा था तो मैंने बहुत सी चीजें और देखी जिन पर मेरा ध्यान पहले नहीं गया था। उसके कपड़े मसालों के दाग से भरे हुए थे, उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसके चेहरे के भाव, मुझे उसके चेहरे का भाव पता था। मैंने उसे कई बार देखा था। वो एक बच्चे के चेहरे जैसा था। वो आदमी एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था। इससे पहले कि मैं और कुछ भी सोचूं, वो आदमी मेरे पास मेरे पैरों के आगे आकर बैठ गया। उसने मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया। वो अपना चेहरा मेरे करीब लाया और उसने कहा, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं इतनी दूर तक आ गया सेंटा क्लॉज। लाइन में खड़े सभी बच्चे मुझे देखकर हंसते हैं और उससे भी जरूरी, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें क्रिसमस पर, बताओ। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग ऐसी हालत में डरते होंगे, कुछ भाग जाते होंगे, रोते होंगे या फिर कुछ और करते होंगे, लेकिन उसकी बातों में शामिल होने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कभी अपनी जिंदगी में किसी से लड़ाई नहीं की। साफ तौर पर वो मुझ पर हावी हो जाता और ये बिल्कुल नहीं भूला जा सकता कि वो पागल था। मैं नहीं जानता कि वो किन चीजों के काबिल था। इस क्रिसमस पर मुझे बाकी बच्चों से कई ज्यादा बेहतर चीज चाहिए। मुझे बहुत सारी साइकिल्स चाहिए, मुझे एक रोबोट चाहिए और मुझे एक टीवी भी चाहिए। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो ना चाहते हुए भी मैं खुद के आंसू नहीं रोक पा रहा था। मैं जिंदगी भर के लिए दहशत में आ गया था। उस पल के लिए तो मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन कौन जानता है कि आदमी किस तरह बर्ताव करते। क्या पता ये सब सिर्फ एक झूठ हो? क्या पता कि ये एक सीरियल किलर हो जो मुझे मारने से पहले मेरे साथ बच्चे बनने का नाटक कर रहा हो? मैंने अपने दिमाग में चल रहे सभी ख्यालों को निकाल दिया। इस वक्त बुरा सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं वापस से उस आदमी पर गौर करता हूँ और जब मैंने ऐसे किया तो मुझे लगा कि काश मैं अपने ख्यालों में ही खोया रहता। हे सेंटा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे पेरेंट्स क्यों मर गए? ओ देखो, ये बताना तो बहुत मुश्किल है।
हर क्रिसमस पर मैं तुम्हें मेरे लिए तोहफे लेने के लिए कहता हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं लाते। जब मैं छोटा बच्चा था तो तुमने मेरे पेरेंट्स भी मुझसे छीन लिए और मैं सालों तक डॉक्टर के घर पर रहा। अब मुझे साइकिल नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स वापस लाओ। देखो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स मर चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो। इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करता, मैंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। हवा बदल गई, मेरा शरीर अकड़ने लगा और अचानक मुझे डर की एक ऐसी अनुभूति हुई जो पहले कभी नहीं हुई। जैसे ही मैंने उस आदमी की शक्ल की तरफ देखा तो वो बदल चुकी थी। वो गुस्से में था। अब उसके चेहरे पर बच्चों वाले भाव नहीं थे। अब वो राक्षस जैसा लग रहा था। उसकी आंखें मुझ पर ही टिकी हुई थी। उसका सर हिल रहा था। हालांकि उसका मुंह बंद था, फिर भी मैं महसूस कर सकता था कि वो अपने दांत पीस रहा था। उस वक्त मैंने ये एहसास किया कि क्या होने वाला था। उसके हाथ अकड़े और खुले हुए थे। वो कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता था। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? अगर मैंने तेरा जवाब दिया तो मैं मर जाऊंगा। सुनो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ला सकता हूँ, और वो भी क्रिसमस से पहले। तुम्हें बस इस कमरे में मेरा इंतजार करना है, ठीक है? मैं जाकर उन्हें लाता हूँ। मैंने खड़े होने की हिम्मत की और वो मेरे साथ खड़ा हो गया। अब वो मुझे जवाब नहीं दे रहा, वो बस मुझे घूर रहा था। बहुत डरा हुआ मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और साथ ही साथ मेरा ध्यान उस पर भी था। वो एक जगह रुका नहीं, वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। हे, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते? बच्चे सेंटा का जादू नहीं देख सकते। तुम मेरा इंतजार करो। मुझे नजरअंदाज करता हुआ वो मेरे साथ चलता रहा। मेरा हर कदम मुझे और मुश्किल लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वो मेरे ऊपर कूद पड़ेगा। वो मुझ पर कभी भी हमला कर सकता था और ना जाने फिर मेरा क्या होता। मेरा शरीर सुन पड़ गया था और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं मर रहा हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा वो रुक गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन उसने उसे जोर से बंद कर दिया और मुझे देखने लगा। एक बार फिर उसका चेहरा मेरे चेहरे के सामने था। मैंने न रोने की बहुत कोशिश की। मैंने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की। कुछ सेकंड्स के बाद उस आदमी ने दरवाजे से अपना हाथ हटाया और मुझे उस कमरे से जाने दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मैं जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागा। मैंने पुलिस को फोन करके चौकन्ना कर दिया और खुद रोते हुए सीधे घर भाग गया। वो पूरा सपना खत्म हो चुका था। अगले दिन मैंने मॉल में तैनात पुलिस ऑफिसर से पूछा कि क्या हुआ, और उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, वो आदमी वहां इंतजार कर रहा था। जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा था तो उसने कोई रोक टोक नहीं की। उसके बाद उसे जल्द ही पास के मेंटल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां के गार्ड को मारकर वो भाग कर आया था। जब पुलिस उसे ले जा रही थी तो उसने पुलिस वालों से बस एक ही सवाल किया कि क्या सेंटा ने उसे झूठ बोला था। जब पुलिस ने उसे जवाब नहीं दिया तो वो मुंह बनाकर उनके साथ चलने लगा। मॉल में सेंटा की तरह मेरा आखिरी दिन था। जितना कि मैं जानता हूँ वो आदमी अभी भी मेंटल हॉस्पिटल में है, लेकिन अगर वो फिर वहां से भाग गया तो सबसे पहली चीज जो वो करेगा वो होगा सेंटा से अपना बदला लेना, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। और जब ऐसा होगा तो मैं सेंटा की कॉस्ट्यूम में नहीं होना चाहता।